Hello everyone, welcome back to a new class from the chapter The Making of a Global World, and you are welcome to our YouTube channel that is Nagin Group of Studies. लास्ट क्लास में हमने ग्लोबलाइजेशन के इंट्रोडक्शन के बारे में द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था, जहाँ पे हमने पढ़ा था कि ग्लोबल वर्ल्ड क्या होता है और ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। इन सब बातों के बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था और हमने देखा था किस तरीके से एंशिएंट टाइम में हमारा ट्रेड जो है बेटा होता था। सिल्क रूट के बारे में पढ़ा था और वहाँ पे हमने ये भी पढ़ा था कि जैसे जैसे है कुछ टेक्नोलॉजी के चेंज आने के कारण भी हमारे ट्रेड में है क्या बेटा बहुत ज्यादा चेंजेस आए थे बेटा। तो उन चीज़ों के बारे में जो चेंजेस आए थे उन सब के बारे में आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे, क्योंकि हमने ये भी पढ़ा था कि डिस्कवरी ऑफ जब अमेरिका की हुई थी बेटा, तो वहाँ पे किस तरीके से पोर्तुगीज या स्पेनिश ने बेटा उनके ऊपर डोमिनेशन किया, किस तरीके से अमेरिका था बेटा वो मिनरल्स की तरफ से देखें या एग्रीकल्चर की तरफ से देखें कैसे वो वर्ल्ड का सेंटर बना था। लेकिन टुडे वी विल टॉक अबाउट रोल ऑफ टेक्नोलॉजी बेटा, कि टेक्नोलॉजी का रोल आया था बेटा वो कैसे आया था। अब देखिए टेक्नोलॉजी का रोल सबसे पहली बात ये थी कि जब पिछले वाला जो हमने देखा था ग्लोबलाइजेशन में जब व्यापार होता था वो बिल्कुल प्रीमिटिव था बेटा। प्रीमिटिव का मतलब क्या होता है, बिल्कुल बेसिक, जहाँ पे टेक्नोलॉजी ना के बराबर होती है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं होती। बस व्यापार का मतलब क्या था, किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह पर हमें पहुंचाना होता था। बट वन थिंग इन माइंड, अगर किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाना है बेटा, तो ऐसे केस में फिर हमारी जो पेरिसेबल गुड्स हैं बेटा उनको हम क्या कैसे पहुंचा पाएंगे। नाउ यू हैव टू लर्न अबाउट व्हाट इज पेरिसेबल गुड्स। तो पेरिसेबल गुड्स वो होती हैं जो ज्यादा समय तक नहीं चलती, कुछ देर के बाद, कुछ दिनों के बाद, कुछ टाइम पीरियड के बाद वे क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, पेरिस्ट हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, जिसमें हमारे फूड्स वगैरह भी आते हैं। अब आपने देखा होगा टेक्नोलॉजी के साथ हमने देखा कि रेलवेज का, टेलीग्राफ वगैरह का या स्टीम के शिप्स का बेटा इनका आविष्कार हुआ, जिसके साथ उस हमारा जो ट्रेड था बेटा उस ट्रेड में भी क्या हुआ बेटा, चेंजेस आए। ट्रेड का जो पैटर्न है वो सारा बदल गया था। लेकिन एक बात सोचिए आप, एक बार मैं आपको डेली लाइफ का एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। ऐसे सोचिए आप, अगर आप कोई भी चीज है बेटा, आप सीजन की जो चीज है बेटा, सीजन में तो आप उसको प्राप्त कर ही लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू टॉक अबाउट, जैसे हम पीस की बात करें, जैसे मटर की बात करें, तो मटर का भी एक सीजन होता है जो कि सर्दियों में आता है बेटा, जो कि सर्दियों में इसको उगाया जाता है। तो ये सर्दियों में बिल्कुल आसानी से मिल जाती है। आप कहीं कहीं पे भी आप मार्केट में जाएंगे, सब्जी मंडी वगैरह में जाएंगे तो आपको मटर मिल जाती है। लेकिन आप क्या, आप मटर आप किसी दूसरे सीजन में नहीं मिल सकती है बेटा, आपको बिल्कुल अवेलेबल हो जाती है, बट दैट इज फ्रोजन। वो क्या होती है, फ्रोजन होती है। तो कोई भी चीज आपको थ्रू आउट द ईयर मिल जाती है, तो आप उसको जब भी लेने जाओगे तो आपको हमेशा किस स्टेट में मिलेगी, फ्रोजन स्टेट में मिलेगी। तो ये फ्रोजन स्टेट का मतलब क्या होता है, तो ये फ्रोजन स्टेट का मतलब होता है कि एक आपने किसी गुड्स को बेटा आपने रख लिया और उसको क्या कर दिया बेटा, आपने उसको फ्रोजन के टाइप में रख दिया। तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि फ्रोजन के टाइप में हमने उसका टेम्परेचर इतना ज्यादा डिक्रीज कर दिया कि अब उसमें जो जम्स वगैरह जिसको पेरिश करते हैं, उसको खराब कर देते हैं बेटा, वो उनमें वो बिल्कुल उस टेम्परेचर पर कर नहीं पाते और उस टेम्परेचर पर उनकी डेथ हो जाती है, वो मर जाती है सारे के सारे जम्स। तो ऐसे ही पहले का टाइम क्या था बेटा, जब तक फ्रोजन शिप नहीं आए थे, तो जब भी फूड का ट्रेवल किया जाता था, जैसे मीट वगैरह को अगर एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाना था बेटा, तो अगर वहां पे उनको स्लॉटर करके और विदाउट रेफ्रिजरेशन के पहुंचाया जाता था, तो वो सारा सड़ जाता था, वो पेरिशेबल होता था। और अगर उसको मान ले अब उसको आप लिविंग के तरीके से पहुंचाना चाहते थे, तो रास्ते में कुछ जो फूड थे, जो फूड था वो तो क्या था बेटा, वो फूड आपका जैसे लिविंग के रूप में पहुंचाएंगे, तो बहुत सारे एनिमल रास्ते में क्या हो जाते थे, कुछ एनिमल्स रास्ते में क्या हो जाते थे, बीमार हो जाते थे, और कुछ की क्या हो जाती थी, डेथ हो जाती। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं ये रेफ्रिजरेशन का बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा था बेटा, किसके ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो आइए, ऐसे ही मैंने आपको एक आइडिया दे दिया बेटा। लेकिन जब आपका रेफ्रिजरेशन आया था, तो रेफ्रिजरेशन के बाद अब एनिमल को स्लॉटर किया जाने लगा एक जगह पे, और उन स्लॉटर एनिमल्स को, मीट को रेफ्रिजरेटेड किया जाता था और उसके बाद उसको क्या कर दिया जाता था, ट्रांसफर कर दिया जाता था। तो अब देखिए सबसे पहले आता है रोल ऑफ टेक्नोलॉजी बेटा, इसी हिसाब से हम रोल ऑफ टेक्नोलॉजी को पढ़ते हैं। द रेलवेज
स्टीमशिप्स एंड टेलीग्राफ वर सम इम्पोर्टेंट इन्वेंशन ऑफ द लेट मॉडर्न पीरियड। बेटा रेलवेज की बात करें हम, या स्टीमशिप्स की बात करें, या हम टेलीग्राफ की, जैसे रेलवेज की बात करें, आपको नीचे 1870 दिख रहा होगा बेटा। तो देखो रेलवेज का जो आविष्कार है बेटा 1870 से पहले हो चुका था। 1853 में तो ये इंडिया में इंट्रोड्यूस करवाई गई थी बाय द ब्रिटिश कॉलोनीज के द्वारा बेटा, जो मुंबई से थाने तक गई थी। तो 1853 में तो इंडिया में भी आ गई थी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं बेटा कि हमारे जो स्टीम शिप्स थे बेटा, इनका भी आविष्कार हो चुका था, और जो टेलीग्राफ था उसका भी क्या हो चुका था बेटा, उसका आविष्कार हो चुका था। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं बेटा कि हमारे जो इम्पोर्टेंट इन्वेंशन थे उनमें क्या क्या थे बेटा, रेलवे थी, या स्टीम शिप्स थी, या फिर टेलीग्राफ वगैरह थे बेटा, इनका इन्वेंशन हुआ था इन मॉडर्न पीरियड। दीज इन्वेंशन केम टू बी इंक्रीजिंगली यूज्ड इन कॉलोनीज, और इसका इस्तेमाल कहाँ पे किया गया बेटा, कॉलोनीज में किया गया, टू फर्दर हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड ग्रेन्स एंड रॉ मटेरियल। और इन सब का किसमें ज्यादा हेल्प हुई बेटा, ट्रांसपोर्टेशन में ऑफ फूड ग्रेन्स का और रॉ मटेरियल का क्या किया गया, ट्रांसपोर्टेशन किया, विद द हेल्प ऑफ रेलवे, विद द हेल्प ऑफ स्टीम शिप्स एंड विद द हेल्प ऑफ टेलीग्राफ बेटा। तो इस तरीके से इनका क्या किया गया बेटा, इसको ट्रांसफर किया गया एक जगह से दूसरी जगह पे, ट्रेड हुआ बेटा, किसकी हेल्प से, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी की हेल्प से। बिफोर 1870 की अगर हम बात करें, एनिमल, देखो अब मैं दोनों केस बताऊंगा बेटा। देखो रेफ्रिजरेशन के जो शिप्स आए थे वो आफ्टर 1870 के बाद आए थे। तो 1870 से पहले क्या कंडीशन थी, एंड व्हाट इज द कंडीशन आफ्टर द 1870 के बाद क्या कंडीशन थी, आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ द रेफ्रिजरेटेड शिप्स के बाद। तो इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बिफोर देखिए, बिफोर 1870 क्या होता था। एनिमल वर शिप्ड अलाइव फ्रॉम अमेरिका टू यूरोप, अमेरिका से यूरोप तक एनिमल्स को अलाइव लाया जाता था। एनिमल्स टूक अ लॉट ऑफ शिप स्पेस, ये बहुत ज्यादा शिप का स्पेस भी रहते थे। दे वर देन स्लॉटर्ड इन यूरोप, उसके बाद उनको क्या किया जाता था, स्लॉटर्ड किया जाता था यूरोप में, और उसके बाद उनको मीट के रूप में यूज किया जाता था, मीट के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। Many animal died, fell ill और became unfit of consumption। मैंने आपको बताया था जैसे थोड़ी देर पहले इंट्रोडक्शन में भी, कि बहुत सारे एनिमल क्या हो जाते थे बेटा, रास्ते में डाइड हो जाते थे, फेल इल हो जाते थे, और बिकेम अनफिट फॉर द कंजप्शन ड्यूरिंग द लॉन्ग जर्नी, और वो बिल्कुल इल होने के बाद अनफिट हो जाते थे, किसमें बेटा, कंजप्शन में, ड्यूरिंग द लॉन्ग जर्नी में बेटा, जब हम किसकी बात करते थे, लॉन्ग जर्नी की बात करते थे। हाई शिपिंग कॉस्ट लेड टू हाई मीट प्राइस, अब शिपिंग कॉस्ट बेटा वो ज्यादा होती थी, अगर शिपिंग कॉस्ट उनकी ज्यादा होती तो मीट का प्राइस भी क्या होता था बेटा, ज्यादा होता था। सब्सिक्वेंटली इन द लो डिमांड एंड लो प्रोडक्शन ऑफ मीट, देखो इसको समझने की जरूरत है बेटा, इसको अंडरस्टैंड कीजिए। आप एक बात देखिए, अब जैसे सपोज कीजिए, मैं इसको आपको एक एग्जांपल के थ्रू से समझाना चाहूंगा। सपोज कीजिए अमेरिका से 100 एनिमल से बेटा उनको शिफ्ट किया गया, लेकिन जो 100 एनिमल को शिफ्ट जब किया गया उनको, तो उस टाइम पे जितना भी जो एक्सपेंडिचर है बेटा वो 100 एनिमल के हिसाब से किया गया। लेकिन जैसे ही वो यूरोप के बाद वो वहां अमेरिका के बाद यूरोप में पहुंचे, तो वहां तक आपके पास सिर्फ 40 बचे, कुछ का तो मीट खाने लायक नहीं रहा, कुछ क्या हो गया बेटा, कुछ क्या हो गए, शिप्स तो ऐसे थे बेटा, जो आपके कुछ शिप के अंदर एनिमल्स थे वो डाइड हो गए, और कुछ ऐसे थे बेटा जो उनका जो मीट था बेटा वो बीमार हो गए, उनका मीट क्या था बेटा, खाने लायक नहीं रहा। तो अब जो शिपिंग कॉस्ट था बेटा, वो तो 100 एनिमल्स का ही लगाना बेटा, क्योंकि स्टार्टिंग में तो 100 एनिमल्स ही चले थे ना। तो उनका जो प्राइस था बेटा 100 एनिमल्स का, वो किन के ऊपर शिफ्ट हो जाता था, 40 एनिमल्स के ऊपर शिफ्ट हो जाता था। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो अब प्राइस है बेटा वो क्या हो जाते थे, हाई हो जाते थे, क्योंकि क्यों हाई शिपिंग कॉस्ट थी बेटा, वो तो 100 एनिमल्स की थी। अब 100 एनिमल्स में से रास्ते में जो 60 एनिमल्स डेड हो गए, या 50 एनिमल जितने भी डेड हो गए, वो टोटली क्या होता था, लॉस होता था जो उन एनिमल्स को शिफ्ट कर रहा था उसका, जिसकी वजह से बेटा उसका प्राइस क्या हो जाता था, हाई हो जाता था, और उसकी डिमांड क्या हो जाती थी, लो, और उसका प्रोडक्शन भी क्या होता था बेटा, लो होता था। तो एक बात को यहाँ पे ध्यान ये रखना बेटा, लास्ट क्लास में मैंने आपको 3 एस्पेक्ट्स बताए थे जो कि प्राइस के साथ बताए थे। प्राइस क्या होता है, सप्लाई क्या होती है, और डिमांड क्या होती है। मैं एक बार और रिपीट करवाता हूँ, देखो जब प्राइस होता है और डिमांड होता है, प्राइस और डिमांड इनवर्सली रिलेशनशिप में होते हैं बेटा। अगर प्राइस इंक्रीज होता है ना, तो डिमांड क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, और प्राइस अगर डिक्रीज होता है ना, तो डिमांड क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। बट दैट इज नॉट इन द केस ऑफ सप्लाई में, सप्लाई में ऐसा कुछ नहीं होता। अगर सप्लाई ज्यादा होती है तो प्राइस क्या हो जाता है बेटा, कम हो जाता है, और अगर सप्लाई कम होती है तो प्राइस क्या हो जाता है, ज्यादा हो
जाता है। लेकिन अगर आप डिमांड और सप्लाई के तरीके से सोचेंगे तो ऐसा केस में नहीं होता। तो इस तरीके से प्राइस जो होता है बेटा डिमांड और सप्लाई दोनों तरीके से वेरी करता है। तो ऐसे में जो हाई शिपिंग कॉस्ट होती थी बेटा और प्राइस हाई होते थे उसकी वजह से डिमांड क्या रहती थी, लो रहती थी और प्रोडक्शन भी क्या रहता था, लो ही रहता था। तो लोग शिप नहीं करते थे एनिमल्स को। तो एक बिल्कुल भी ये एक अच्छा तरीका नहीं था बेटा ट्रेड करने का या किसी भी मीट वगैरह को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का बेटा। लेकिन जब आफ्टर 1870 की हमने बात की तो इन्वेंशन ऑफ रेफ्रिजरेटेड शिप्स का इन्वेंशन हो गया। अनेबल द ट्रांसपोर्ट ऑफ पेरिशेबल फूड्स और लॉन्ग डिस्टेंस, जिससे पेरिशेबल फूड था बेटा जो खराब हो सकता था उसको अब रेफ्रिजरेटेड करके बेटा एक लॉन्ग डिस्टेंस तक आप लेके जा सकते थे और लॉन्ग डिस्टेंस तक वो जा सकता था। तो एनिमल्स नाउ स्लॉटर्ड फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट लाइक अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। अब एनिमल्स को स्लॉटर्ड किया जाता था फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट से बेटा, जैसे अमेरिका हो गया या ऑस्ट्रेलिया हो गया या फिर न्यूजीलैंड हो गया बेटा। उनको क्या कर दिया जाता था, स्लॉटर्ड कर दिया जाता था स्टार्टिंग पॉइंट से, लाइक अमेरिका हो गया या फिर ऑस्ट्रेलिया हो गया या फिर हो गया न्यूजीलैंड में। अब फ्रोजन मीट वाज देन ट्रांसपोर्टेड टू यूरोप। अब फ्रोजन मीट जो हो गया उनको कहाँ पे ट्रांसपोर्ट किया जाता था, यूरोप में ट्रांसपोर्ट किया जाता था और रिड्यूस हो जाती थी शिपिंग कॉस्ट, रिड्यूस प्राइसेज ऑफ मीट, जिसके कारण अब वहां पे रास्ते में ना तो कोई आपका मीट सड़ता था ना कोई एनिमल्स का जो शिपिंग कॉस्ट है, मैंने जैसे एग्जांपल बताया था कि ऐसा नहीं होता था कि आप एनिमल आपकी 100 लेके चले लेकिन जाते जाते रास्ते में आपके 60 ही रिमेनिंग रह गए। 40 एनिमल्स या तो उनकी डेथ हो गई या फिर उनमें से कुछ ऐसे हो गए जो बीमार हो गए जिनकी मीट खाने लायक नहीं बची थी। ऐसा कुछ नहीं होता था। फ्रोजन मीट सारा का सारा आपका बिल्कुल सही रहता था। अगर फ्रोजन मीट सही रहता था तो आप देखो सप्लाई ज्यादा है। अब देखो सप्लाई क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। और सप्लाई अगर ज्यादा हो रही है तो इसका मतलब प्राइस क्या होगा बेटा, कम होगा। और प्राइस कम होगा तो शिपिंग कॉस्ट भी कम होगी और प्राइस कम होगा तो डिमांड क्या होगी, ज्यादा होगी। क्योंकि उस टाइम पे अब यहाँ पे जो पुअर लोग थे बेटा वो भी अफोर्ड कर सकते थे मीट को, जिसकी वजह से अगर डिमांड ज्यादा होगी और पुअर भी इसको अफेक्ट कर पाएगा, इसको ले पाएगा मीट को, तो कंजप्शन क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा। तो कंजप्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो प्रोडक्शन भी, डिमांड भी और ट्रेड ऑफ मीट भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये केस पढ़े हमने बेटा दो, एक तो था बिफोर 1870 का और एक था बेटा आफ्टर 1870 का बेटा। तो दो केस ये हमने पढ़े अभी अभी कि एक तो 1870s की बात होती है जब तक रेफ्रिजरेटेड शिप्स आपके इन्वेंशन उनका नहीं हुआ था, और एक आफ्टर 1870 की जब इन्वेंशन रेफ्रिजरेटेड शिप्स का हो गया था। तो आशा करता हूँ आप दोनों को दोनों के दोनों केस समझ में आए होंगे और जो तीन एस्पेक्ट्स मैंने आपको बताए बेटा, डिमांड का, सप्लाई का और डिमांड का, सप्लाई का और प्राइस का, उनके बारे में भी आप समझ गए होंगे बेटा इसमें मैं क्या बताना चाह रहा था आपको। चलिए अब आगे चलते हैं। तो अब अवेलेबिलिटी ऑफ मीट एट चीप प्राइस प्रमोट सोशल पीस आया बेटा, क्योंकि विद इन द कंट्री एंड सपोर्ट फॉर इंपीरियलिज्म बेटा अब्रोड। तो अब देखो पीस क्यों आया, लोग ना बेटा अब गुस्सा नहीं होता था, क्योंकि देखो जब किसी को रहने के लिए जब अगर मीट भी आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड करवा रही है बेटा, अगर देखो जिस व्यक्तियों को जहाँ पे भूख बेटा, जहाँ पे जिस टाइम पे हंगर है ना वो एक हार्डशिप्स मानी जाती थी, ऐसे टाइम पे अगर मीट अच्छे प्राइस पर अवेलेबल हो रहा है तो इंपीरियलिज्म के लिए जो बेटा हो जाएगी वहां पे गुस्सा नहीं होगा, बल्कि उसके लिए सोशल पीस आएगा, लोगों में शांति रहेगी। वो इस बात से खुश रहेंगे कि जो खाना मीट है बेटा जो अफोर्ड सिर्फ रिच ही कर सकते थे अब उनको अफोर्ड हम भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब गवर्नमेंट कहीं ना कहीं हमारे पक्ष में, वो हमारी साइड में। तो इस तरीके से सोशल पीस को भी बढ़ावा मिलता था। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक आता है कॉलोनियलिज्म इन लेट 19th सेंचुरी में। अब यहाँ पे टॉपिक है बेटा उसके बारे में पढ़ने वाले हैं हम, सारी कॉलोनीज के बारे में पढ़ने वाले हैं कि लेट 19th सेंचुरी में कौन कौन सी कॉलोनी के हिसाब से हमने पढ़ना है बेटा। देखो जैसा साइड में आपको फिगर दिख रहा है बेटा, डी इंडेंचर्ड लेबर्स है बेटा मूविंग अदर कंट्री इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इन सब के बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा। व्हाट इज इंडेंचर्ड, क्या होता है बेटा, और लेबरर्स कौन से होते हैं, इंडेंचर्ड लेबर्स किनको बोलते हैं, और जो मूविंग कर रहे हैं बेटा अदर कंट्री में, मूविंग टू अदर कंट्री इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये सब बातें पढ़ेंगे। लेकिन एक बार उससे पहले एक बार हम कॉलोनियलिज्म इन द लेट 19th सेंचुरी इसके बारे में देख लेते हैं बेटा, इसमें क्या बताया गया है। देखो वन नेगेटिव रिजल्ट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड बेटा, आप देखो ऊपर आपने एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड देखा, आपने पॉजिटिव उनके इम्पैक्ट को पढ़ा कि जब एक्सपेंशन हुआ ट्रेड का तो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और वहां पे एक्सपेंशन होता था। अब यहाँ पे इस एक्सपेंशन का बेटा नेगेटिव पॉइंट आया है। वो नेगेटिव पॉइंट क्या आया है, वन नेगेटिव रिजल्ट ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन यूरोप वाज द स्प्रेड ऑफ colonialism इन मैनी कंट्रीज ऑफ एशिया एंड अफ्रीका बेटा।
तो जो नेगेटिव रिजल्ट क्या आता है बेटा उसका, एक तो एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड का और इंडस्ट्रियल ग्रोथ का, दैट इज द सेपरेट ऑफ कॉलोनियलिज्म आ गया बेटा। कॉलोनियलिज्म क्या होता है बेटा, जब कोई एक अदर पार्ट ऑफ द कंट्री है बेटा, अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड है, दूसरे किसी पार्ट पर आकर उसके ऊपर अपना डोमिनेशन जमा लेता है, उसके ऊपर अपने रूल्स एंड रेगुलेशन को लगा देता है, उसके ऊपर कब्जा कर लेता है और उसको अपने अधीन बना लेता है, अपने गुलाम कर लेता है बेटा, उसको कॉलोनियलिज्म बोलते हैं। और जो देश आपकी, वो कंट्री जो होती है बेटा, जो देश होता है बेटा आपका, जो अधीन हो जाता है, जो मतलब जो जिनकी इंडिपेंडेंस छिन जाती है बेटा, उसको एक कॉलोनी बोलते हैं। तो इसीलिए यूरोप वाज द सेपरेट ऑफ कॉलोनियलिज्म हुआ बेटा। जैसे कंट्री कुछ एशिया की थी जिसमें हम भी शामिल थे बेटा, एंड अफ्रीका की भी थी बेटा। बिग यूरोपियन नेशन डिवाइडेड द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट अमंग ईच अदर। यहाँ तक भी हो गया कि यूरोपियन नेशन ने अफ्रीकन के कंटिनेंट को ही बांट लिया, पूरे के पूरे कंटिनेंट को बांट लिया अमंग ईच अदर इन 1885 एट बर्लिन। क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स में कि भाई कहाँ पे, कौन सी मीटिंग के जरिए, कहाँ पे, किस टाइम पे, जहाँ पे यूरोपियन नेशंस ने बेटे अपने आप में किसको, आपके जो अफ्रीकन कंटिनेंट था बेटा उसको बांट लिया था। तो दैट इज द टाइम 1885 इन बर्लिन में। कब? 1885 एट बर्लिन में। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी एंड बेल्जियम एंड यूएसए आर मेजर अफ्रीकन लैंड होल्डर थे। कौन कौन थे? ब्रिटेन था, फ्रांस था बेटा, जर्मनी था, बेल्जियम था और यूएसए आर द सब मेजर अफ्रीकन लैंड होल्डर होते थे बेटा। वो उसके क्या थे उस टाइम के? लैंड होल्डर्स होते थे। इनिशियली इट मेक डिफिकल्ट टू फाइंड लेबर इन अफ्रीका। स्टार्टिंग में तो वहां पे लेबर को फाइंड करना बहुत ही मुश्किल होता था, लेकिन देखो कुछ मेथड्स का इस्तेमाल किया गया बेटा यूरोपियन के द्वारा उस टाइम पे, जिससे लेबर आए बेटा। सबसे पहले देखो लेबर कब आएगा, जब तक लेबर आपको नहीं मिलेंगे, जब तक आपको हार्डशिप्स आप फॉलो नहीं करेंगे ना, हार्डशिप का फेस नहीं करोगे, जब तक आपको लेबर्स नहीं मिलेंगे। तो उन हार्डशिप्स को इंक्रीज करने के लिए लाइफ की, तो हैवी टैक्सेस को क्या कर दिया गया बेटा? इम्पोज कर दिया गया, हैवी टैक्सेस लगा दिए गए। which can be paid only by working for wages on plantation वाई। और जो कब पे किए जा सकते थे? जब आप वर्किंग करेंगे बेटा वेजेस के लिए बेटा, पैसों के लिए, प्लांटेशन में, या तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर में या फिर माइंस में बेटा। इनहेरिटेंस लोअर चेंज बेटा। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? जैसे एक आपने सुना होगा ना रूल्स की, जब तक मतलब किसी का पिता जब तक जीवित रहता तो उसके बाद ऑटोमेटिक उसकी जमीन उसके बेटे हैं बेटियां हैं बेटा, उसमें ऑटोमेटिक क्या हो जाती है? डिवाइड हो जाती है। तो उसको इनहेरिटेंस लॉ बोलते हैं। उसको चेंज कर दिया गया सो दैट पीसेंट वर डिस्प्लेस फ्रॉम द लैंड। तो पीसेंट क्या हो गए बेटा? लैंड से डिस्प्लेस्ड हो गए। ओनली वन मेंबर ऑफ ए फैमिली वाज अलाउड टू इनहेरिट लैंड। सिर्फ एक ही मेंबर था बेटा जो उसको इनहेरिट कर सकता था। एज ए रिजल्ट ऑफ इज द अदर वर पोस्ट इनटू लेबर मार्केट। तो जिसको मिलनी थी बेटा वो एक ही था बेटा, अदरवाइज कहाँ पे चले जाते थे बेटा? उनको लेबर मार्केट में पुश कर दिया। तो एक इनहेरिटेंस लॉ भी आया जिसकी वजह से जो लेबरलिज्म है बेटा, लेबरिज्म है बेटा, जो स्लेवरी था बेटा, स्लेव जो होते थे, लेबर थे, उनका जो क्या था बेटा, उनकी मात्रा क्या हुई? इंक्रीज हुई, उनके नंबर में क्या हुआ? इंक्रीज देखा गया। माइन वर्कर्स आर आल्सो कन्फाइंड का मतलब होता है किसी एक जगह पे रखना, कन्फाइंड करके रखना, मतलब आर नॉट अलाउड टू मूव अबाउट फ्रीली बेटा। जो माइन वर्कर होते थे एक जगह जमा के रखे जाते थे, कन्फाइंड रखे जाते थे, बिल्कुल गुलाम रखे जाते थे, बंद रखे जाते थे कंपाउंड में, एंड नॉट अलाउड टू मूव अबाउट फ्रीली। और वो बिल्कुल भी फ्रीली मूव नहीं कर सकते थे। दे आर नॉट अलाउड टू मूव फ्रीली। लेटर द सेपरेट ऑफ ए कैटल डिजीज आई, जिसको हमने बोला रेंडर पेस्ट किल्ड अबाउट 90% ऑफ कैटल इन अफ्रीका में। इसमें 90% कैटल जो अफ्रीका के थे मर गए। एंड द लॉस ऑफ द कैटल डिस्ट्रॉयड द अफ्रीकन लाइवलीहुड को क्या कर दिया? डिस्ट्रॉयड कर दिया। एंड फोर्सिंग द अफ्रीकन टू वर्क फॉर द यूरोपियन प्लांट एंड माइनर्स के लिए उनको क्या करना पड़ा? कार्य करना पड़ा। अब देखो क्वेश्चन क्या बनेगा यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, कॉलोनियलिज्म था लेट 9th सेंचुरी में, तो क्या था बेटा? एशिया के कुछ देशों को और अफ्रीका को क्या क्या कर लिया गया बेटा? उनको कॉलोनीज में डिवाइड कर लिया गया। 1885 में बर्लिन में बिग यूरोपियन नेशंस ने अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को आपस में बांट लिया। एंड द बिग नेशंस कौन कौन से थे? ब्रिटेन था, फ्रांस था, जर्मनी था, बेल्जियम था और यूएसए आर द सम मेजर अफ्रीकन लैंड होल्डर्स थे बेटा। इनिशियली इट मेक डिफिकल्ट टू फाइंड लेबर इन अफ्रीका। स्टार्टिंग में लेबर नहीं मिलते थे। व्हाट वर द टेक्निक एंड द टैक्टिक्स, क्या अपनाए गए बेटा? तो उसमें सबसे पहला लिखना बेटा आपको टैक्सेस। सबसे पहली हेडिंग क्या लगानी है आपको? टैक्सेस की लगानी है कि टैक्सेस को हायर कर दिया गया, विच कैन बी पेड ओनली बाय वर्क करके, जिसको वर्क के द्वारा या तो आप प्लांटेशन वर्कर बन सकते हैं या फिर आप माइन वर्कर बन करके उसको क्या कर सकते थे बेटा? चुका सकते थे।
दूसरा था क्या बेटा, इनहेरिटेड लॉज को था बेटा, उनको क्या कर दिया गया, चेंज कर दिया गया। अब इनहेरिटेंस के अकॉर्डिंग में सिर्फ ओनली वन ही जो होता था बेटा, वन मेंबर होता था फैमिली का, वो अलाउड था बेटा इनहेरिट करने को लैंड पे। रेस्ट ऑफ द अदर कहाँ पे जाते थे बेटा, उनको लेबरिज्म की मार्केट में, दुनिया में भी धकेल दिया जाता था। माइन वर्कर को कन्फाइंड करके रखा जाता था, दे आर नॉट मूव्ड आउट फ्रीली। ये तो थे बेटा सारे के सारे जो पैदा किए थे बेटा किसने, यूरोपियन के द्वारा। लेकिन एक यहाँ पे नेचुरल भी हुआ, एक रेंडर पेस्ट आया बेटा, एक डिजीज आया बेटा जिसको हमने बोला गया रिंडर पेस्ट। सेपरेट ऑफ कैटल डिजीज जिसको क्या बोला गया, रिंडर पेस्ट बोला गया। 90% ऑफ जो कैटल थे बेटा अफ्रीका में, उनको मार दिया गया। मर गए बेटा, वो मार दिया गया नहीं, मर गए बेटा। किसके द्वारा मारा गया बेटा, वो रिंडर पेस्ट के द्वारा मार दिया गया। ये एक ऐसी डिजीज आई थी बेटा। उसके बाद अब कैटल के डिस्ट्रॉयड से अफ्रीका की जो लाइवलीहुड थी बेटा, उसको फोर्स किया गया था कि अफ्रीकन तो थे बेटा, उनको कहाँ पे, प्लांटर्स में या माइन ओनर्स में जाके काम करना पड़ा बेटा। तो ये कुछ थे बेटा क्वेश्चंस कि सबसे पहले तो लेट 19th सेंचुरी में कोलोनियलिज्म कैसे था, और अफ्रीकन वगैरह कंट्रीज में जो लेबर पहले नहीं मिलते थे तो क्या टैक्टिक्स अपनाए गए, और नेचुरल तरीके से किस तरीके से वो एक लेबरिज्म की स्टार्टिंग हुई बेटा, और लेबर के रूप में अफ्रीकन के लोगों को स्लेव करके रखा गया और लेबर करके रखा गया। अब देखो इंडेंचर्ड लेबर का टॉपिक आता है आगे। जैसा मैंने आपको बताया था, मैं आपको क्लियरली बताऊंगा इंडेंचर्ड लेबर क्या होता है। An indentured labor is a form of labor in which a bonded labor works under the contract of an employer for a specific amount of time. The laborer had to pay off passage और ट्रेवल एक्सपेंस बेटा। तो उसके लिए पैसेज के लिए और ट्रेवल एक्सपेंस को क्या करना पड़ता है बेटा, उनको सबको उसको पैसे देने पड़ते हैं। तो उसके देखो क्या होता है, एक लेबर जैसे मान ली कॉन्ट्रैक्ट नहीं, आपने अभी इस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट सुना होगा, तो पहले उसको बॉन्डेड लेबर बोलते थे कि एक बॉन्ड होता है बेटा, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। बॉन्डेड लेबरर वर्किंग अंडर कॉन्ट्रैक्ट फॉर द एम्प्लॉयर के लिए काम करता है फॉर ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम। लैंड जो लेबरर होता है उसको पे ऑफ किया जाता है, पैसेज भी, रास्ता भी बेटा, एंड ट्रेवल एक्सपेंस भी उसको दिए जाते हैं न्यू कंट्री और होम में जब भी हो जाता है बेटा। तो किसी दूसरे देश में लेबर का जाना एक कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर फॉर ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम इन विच ही हैज टू बी पे ऑफ हिज पैसेज एंड ट्रेवल एक्सपेंस इन योर कंट्री और टर्म, उसको बोलते हैं बेटा इंडेंचर्ड लेबर बोलते हैं। जब कोई लेबर अपना घर छोड़कर दूसरी कंट्री में जाता है किसी स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए बेटा, एक कॉन्ट्रैक्ट के अंडर, और जब उसको उसके पैसेज के लिए पैसेज प्रोवाइड करवाया जाता है, उसका पे ऑफ किया जाता है, या फिर ट्रेवल एक्सपेंस दिए जाते हैं न्यू कंट्री और होम के लिए बेटा, तो उनको इंडेंचर्ड लेबर्स बोलते हैं बेटा। आशा करता हूँ आपको इंडेंचर्ड लेबर के बारे में समझ में आया होगा क्या होता है। इन द 19th century many indentured laborers were sent from India and China to the various region of the world for under work प्लांटेशन में या माइन में या रोड में या रेलवे में या कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में बेटा। तो यहाँ से कहाँ से कौन कौन सा ऐसा एरिया था बेटा जहाँ से लेबर इंडेंचर लेबर गए बेटा, तो इंडिया एंड चाइना से बेटा वेरियस रीजन में भेजे गए टू वर्ल्ड अंडर द फॉर द प्लांटेशन वर्किंग के लिए या माइन वर्किंग के लिए या फिर रोड एंड रेलवे के प्रोजेक्शंस के लिए बेटा। इंडेंचर लेबर हैड टू साइन ए कॉन्ट्रैक्ट, जैसा कि ऊपर आपको बताया गया बेटा कैसे होते थे, कॉन्ट्रैक्ट के लेबर होते थे, कॉन्ट्रैक्ट इन विच दे हैड टू वर्क फॉर 5 years on their own plantations before returning to their land। अपने घर आने से पहले 5 साल उन्हें क्या करना पड़ता था, काम करना पड़ता था। इफ दे लेफ्ट देयर जॉब, अगर वो अपनी जॉब को छोड़ देते थे बिफोर द एंड ऑफ द टेनर, द ओनर हैड द राइट, ओनर का राइट होता था टू सेंड देम इनटू द जेल। तो उनको किस में भेज सकता था बेटा, वो जेल में भेज सकता था। मोस्ट ऑफ द इंडेंचर्ड लेबर्स केम फ्रॉम उत्तर प्रदेश, सेंट्रल इंडिया के उत्तर प्रदेश की बात कीजिए या फिर बिहार की या फिर ड्राई रीजन जो सूखे इलाके थे बेटे, कहाँ के, साउथ इंडिया के बेटा, वहां से। मैनी इंडियन वर्कर माइग्रेटेड टू कैरेबियन आइलैंड में पहुंचा दिए जाते थे, या मॉरिशियस में या फिर फिजी में बेटा। ध्यान रखना कहाँ कहाँ के, कैरेबियन आइलैंड की बात करो या मॉरिशस की बात करो या फिर फिजी में। दीज लेबर्स वर्क अंडर एक्सट्रीमली हार्श कंडीशंस होती थी बेटा, उनमें काम करते हैं बट डिड नॉट अर्न एनफ, और इतना ज्यादा अर्न नहीं कर पाते थे। मोस्ट ऑफ देम वर रिक्रूटेड बाय द एजेंट्स, उनको रिक्रूट कौन करते थे बेटा, एजेंट्स। प्रोवाइडेड देम द फॉल्स इंफॉर्मेशन, दे देते थे ऑन द फाइनल डेस्टिनेशन के बारे में, ताकि बोला कहीं के बारे में है और पहुंचा कहीं और देते थे। एंड मेड ऑफ ट्रेवलिंग एंड लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन बेटा, और मोड ऑफ ट्रेवलिंग और लिविंग और वर्किंग कंडीशंस का क्या दे दिया,
फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे दिया। ना तो फाइनल डेस्टिनेशन के बारे में सही बताया कि कहाँ पे जाने वाले हैं, ना मोड ऑफ ट्रेवलिंग के बारे में नहीं बताया कि अभी कैसे तुम्हारी ट्रेवलिंग होने वाली है, ना लिविंग के बारे में, ना वर्किंग कंडीशंस के बारे में। बोला कुछ और था काम कहीं पे और काम कुछ और दे दिया बेटा। इंडेंचर्ड लेबर बिकम ए न्यू सिस्टम ऑफ स्लेवरी था बेटा। तो एक्चुअल में क्या था, ये स्लेवरी ही थी बेटा, एक न्यू सिस्टम था स्लेवरी का। तो इसमें क्या था, ईच ड्यूरिंग हार्श वर्किंग कंडीशन इंडेंचर्ड वर्कर डिस्कवर देयर ओन वे ऑफ सर्वाइविंग। लेकिन इन सभी वर्किंग कंडीशंस में इंडेंचर्ड वर्कर्स ने बेटा अपना डिस्कवर कर लिया देयर ओन वे ऑफ सर्वाइविंग को। जैसे मैनी ऑफ देम एस्पेक्ट इनटू द वाइल्ड्स में चले गए, व्हाइल अदर डेवलप न्यू फॉर्म ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव सेल्फ एक्सप्रेशन एंड ब्लेंडिंग डिफरेंट ओल्ड एंड न्यू कल्चर फॉर्म को अपना लिया बेटा। कुछ तो कहाँ पे चले गए बेटा, एक्सकेप करिए वाइल्ड्स में बेटा, वहीं पे अपना डेवलपमेंट स्टार्ट कर दिया, वहीं पे अपना भी फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड हो गए बेटा, वाइल्ड्स में चले गए। चटनी म्यूजिक पॉपुलर इन ट्रिनिडाड एंड गयाना इज ए क्रिएटिव कंटेम्प्रेरी एक्सप्रेशन है ऑफ द पोस्ट इंडेंचर एक्सपीरियंस का बेटा। तो जो चटनी म्यूजिक है बेटा पॉपुलर है कहाँ पे, ट्रिनिडाड में और गयाना में बेटा। ये कंटेम्प्रेरी होता है समकालीन, एक एक साथ साथ जो होता है ना उसको कंटेम्प्रेरी बोलते हैं। तो एक क्रिएटिव कंटेम्प्रेरी एक्सप्रेशन था बेटा पोस्ट इंडेंचर एक्सपीरियंस के बारे में जो बता सकते हैं बेटा। इन ट्रिनिडाड एनुअल मोहर्रम प्रोसेशन वाज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू रेड्स कार्निवल कॉल्ड हुसैई, जिसका मतलब था इम्पोर्ट इमाम हुसैन, इन विच वर्कर ऑफ ऑल रेसिस एंड रिलीजियस ने ज्वाइन किया बेटा किसको, ट्रिनिडाड में एक एनुअल मोहर्रम प्रोसेशन होता था जिसमें ट्रांसफॉर्म कर दिया गया बेटा एक राइटियस कार्निवल में, कॉल्ड होसे बोलते थे उसको, क्या बोलते थे, होसे फॉर इमाम हुसैन के लिए, इन विच वर्कर ऑफ ऑल रेसिस एंड रिलीजियंस ने क्या कर लिया उसको ज्वाइन कर लिया बेटा। सिमिलरली द प्रोटेस्ट रिलीजन ऑफ Rastafarianism made famous of the Jamaican reggae star Bob Marley also said to reflect social और cultural links के बारे में बताया बेटा। देखो रास्टाफारियनिज्म क्या बेटा, फेमस है बेटा, जमैकियन एक रेगे स्टार थे बॉब मार्ले बेटा, रिफ्लेक्ट द सोशल एंड कल्चरल लिंक्स को बताया बेटा, जो कि इंडियन माइग्रेंट टू द कैरिबियन आइलैंड में गए थे बेटा, उन सब के बारे में बताते हैं। फ्रॉम द 19 इंडियन नेशनलिस्ट लीडर बिगन टू अपोज द सिस्टम, तो 1900 में इंडियन के नेशनलिस्ट लीडर ने इसको अपोज किया सिस्टम को, इंडेंचर लेबर को और माइग्रेशन का बीज और क्लूर बताया, तो इट वाज अबोलिश्ड इन, और 1921 में इसको क्या कर दिया गया बेटा, अबोलिश कर दिया गया। ये था उसके बारे में। अब यहाँ पे सोचिए देखिए, सबसे पहले तो हमें इसमें बताना इंडेंचर लेबर होते क्या थे, जो कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के ऊपर वर्क करते थे बेटा। अब कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के ऊपर वर्क करते थे, उसके बदले में उनको क्या मिलते थे, पैसे मिलते थे, और वो पे ऑफ पैसेज के रूप में या ट्रेवल एक्सपेंसेस के रूप में उनको पैसे दिए जाते थे। ये तो थी उसकी डेफिनेशन। 19th सेंचुरी में बहुत सारे जो थे कहाँ से भेजे गए थे, तो इंडिया से और चाइना से, किसके लिए, दो तीन काम होते थे, जैसे प्लांटेशन वर्किंग के लिए भी चले जाते थे, माइनिंग के लिए भी चले जाते थे, या फिर कोई रेलवे का कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है उसके लिए भी चले जाते थे। तो ये वर्किंग कंडीशंस होती थी। उन्हें कॉन्टेक्ट करना पड़ता था 5 साल के लिए कि 5 साल के लिए वो काम करेंगे, और उसके बीच में वो वहां से नहीं जाएंगे, वहां पे उनको कन्फाइंड कर दिया जाता था। अगर वो वहां से जाते थे, कन्फाइंड नहीं होते थे बेटा, तो बीच में काम छोड़कर जाते थे, तो ओनर के पास राइट्स होते थे कि उनको किसमें भेज सकता है बेटा, जेल में भेज सकता है। तो ये उनके पास क्या होते थे, राइट्स रहते थे। मोस्ट ऑफ इंडेंचर लेबर केम फ्रॉम उत्तर प्रदेश, ज्यादा से ज्यादा इंडेंचर लेबर कहाँ से आते थे, उत्तर प्रदेश हो गया या बिहार हो गया, ड्राई रीजन थे बेटा साउथ के, वहां से आते थे। और इंडियन मैनी वर्कर माइग्रेटेड टू द कैरिबियन आइलैंड हो गया, मॉरिशस या फिजी में बेचे जाते थे, जहाँ पे उनको बहुत ही हार्श कंडीशंस में कार्य किए, प्रॉब्लम्स थी बेटा इंडेंचर लेबर की। सबसे नंबर 1 क्या थी, हार्श कंडीशन अंडर विच द इंडेंचर लेबर हैव टू वर्क। नंबर 2 क्या थी बेटा, दे आर गिवन अबाउट द false information about the destination and mode of traveling and living and working conditions के बारे में false information दी जाती थी। और इंडेंचर्ड लेबर को क्या एक न्यू सिस्टम ऑफ स्लेवरी आया था बेटा। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कुछ ना कुछ क्या कर लिया बेटा, अपनी इन हार्श कंडीशन में भी बेटा डिस्कवर कर लिया ओन वे ऑफ सर्वाइविंग। जैसे उसमें एक चटनी म्यूजिक आता है बेटा, जो ट्रिनिडाड और गयाना में फेमस था बेटा, कंटेम्प्रेरी एक्सप्रेशन ऑफ पोस्ट इंडेंचर एक्सपीरियंस के बारे में बताता है। कुछ न कुछ वाइल्ड्स में चले गए, न्यू फॉर्म्स ऑफ इंडिविजुअल कलेक्टिव सेल्फ एक्सप्रेसिंग बिल्डिंग डिफरेंट ओल्ड और न्यू कल्चर फॉर्म को अपना लिया। और एक ट्रिनिडाड और एनुअल मोरेपो सेशन होता था बेटा, राइटियस कार्निवल जिसको वोसे बोलते हैं, इमाम हुसैन, इन विच वर्कर ऑफ ऑल रेसिस और रिलीजियस ने ज्वाइन कर लिया बेटा। सिमिलरली प्रोटेस्ट रिलीजन होता था बेटा, एक रास्टाफारिनिज्म बोलते हैं बेटा जिसको, जो कि जमैकिन रेगे स्टार थे वो मार्मिल में, उन्होंने रिफ्लेक्ट किया सोशल और कल्चरल लिंक्स को बेटा इंडियन माइग्रेंट टू द कैरिबियन आइलैंड में जो
गए थे बेटा। तो 1900 में जो इंडिया के नेशनलिस्ट थे बेटा, उन्होंने क्या कर दिया, इसको बिगिन कर दिया, अपोज करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन इसको एब्यूजिव और क्रूअल बताया, लेकिन आते आते इसको करते करते अब भी 21 ईयर्स लग गए और 1921 में इस सारे के सारे प्रोसेस को क्या कर लिया गया, इसको अबोलिश कर दिया गया और इसको क्या कर दिया गया बेटा, बिल्कुल खत्म कर दिया गया। तो ये जो स्लेवरी की एक फॉर्म थी बेटा, एक न्यू सिस्टम ऑफ स्लेवरी था जो इंडेंचर लेबर, ये क्या हो गया, बिल्कुल एंड हो गया इसका और ये 19 में खत्म हो गया। तो ये था बेटा आज हमने जो मेन पढ़ा इस वीडियो के अंदर। एक तो हमने पढ़ा रोल ऑफ टेक्नोलॉजी क्या था, जैसे रेफ्रिजरेटेड शिप्स आए तो उसके बाद हमारा ट्रेड कैसे चेंज हो गया, इसने कैसे डिमांड बढ़ाई और प्राइस को क्या किया, डिक्रीज किया। उसके बाद हमने कोलोनिज्म पढ़ा बेटा, 19वीं सेंचुरी में कैसे कोलोनिज्म आया बेटा, उसके बारे में पढ़ा। और इसके बाद हमने पढ़ा बेटा इंडेंचर लेबर के बारे में कि इंडेंचर लेबर क्या होते थे और इंडेंचर लेबर की प्रॉब्लम्स क्या क्या थी, उसकी डेफिनेशन क्या थी और हार्श वर्किंग कंडीशन में भी उन्होंने किस तरीके से लिविंग फॉर्म्स को चटाना स्टार्ट कर दिया था बेटा। तो इसके बारे में हमने पढ़ा इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम इंडियन एंटरप्रेन्योर्स के साथ शुरुआत करेंगे बेटा और इंडियन ट्रेड, कोलोनिज्म और ग्लोबल सिस्टम के बारे में और इकोनॉमी ड्यूरिंग द फर्स्ट वॉर के बारे में हम पढ़ेंगे। दैट विल बी इन योर नेक्स्ट, उसमें हम बेटा नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच टू अटेंड दिस सेशन एंड हैव ए नाइस डे। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर उसके बावजूद अगर कुछ समझ में ना आया हो तो बेटा एक बार प्लीज इससे जो पीछे वीडियो इंट्रोडक्शन की वो प्लीज आप वीडियो देखिए, जिसने पहली वीडियो नहीं देखी हो। उसके अलावा कुछ भी आया हो तो आप कुछ भी लाइक कमेंट करके आप मेरे को बता सकते हैं, तो टॉपिक मैं आपको दोबारा भी रिवाइज करवा दूंगा। सो थैंक यू वेरी मच टू अटेंड दिस सेशन एंड हैव ए नाइस डे।